हेलो गाइस, इट्स मी हरिंदर पाल सिंह, आपका दोस्त एंड आपका होस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल एचएस मनी मंत्रा। दोस्तों, आज मेरे वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड की असलियत। वेदर म्यूचुअल फंड्स आर राइट और नॉट, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे इस वीडियो के थ्रू। आप लास्ट तक बने रहिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सूनर और लेटर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि कभी ना कभी आपको बैंक से कॉल आई होगी, सर आपके अकाउंट में करोड़ रुपया पड़ा है, आपके अकाउंट में 10 लाख है, आपके अकाउंट में 4 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है। तो हमें सर मिलना चाहिए और चाय पे बैठना चाहिए, क्योंकि बड़ी ही लुक्रेटिव स्कीम्स आई हुई है जो सर इतने साल में डबल कर देती हैं, 5 साल में, 10 साल में। और जो एफडीआर है वो तो 14 साल में डबल करती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि बैंक का एम्प्लॉय जिसका एक्चुअल काम है कासा बेचना, कासा मीन्स करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो वो कासा ना बेचकर वो म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्यों बेच रहा है? तो उसका सिंपल सा रिप्लाई है, in order to achieve revenue for his or her organization और his or her बैंक। जो बैंक हैं वो एनपीए के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो उनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इंश्योरेंस और बैंक की तरफ देखना पड़ता है। और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है वो उनको बड़े ही हाई रेट पर कमीशन स्ट्रक्चर या इस टाइप की चीज़ें, लुक्रेटिव लुभावनी चीज़ें उनको ऑफर की जाती है। जो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप बैंक में गए हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड में गए हैं, तो वहां पर राउंड में हडल मीटिंग्स हो रही होती है मॉर्निंग में। तो वो क्या होता है, वो इसीलिए की जाती है कि आज का टारगेट आपका इतना है और आपने मुर्गे पकड़ के और बकरे पकड़ के हलाल करने हैं। तो इस चीज से कैसे बचा जाए दोस्तों, क्योंकि मैं पार्ट रह चुका हूँ इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड का, तो मुझे इन चीजों का बड़ा ज्ञान है कि टॉप टू बॉटम जो होता है उनको टारगेट असाइन करते हैं। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट सेटिंग होती है और नीचे उनको एलोकेट किया जाता है, और लास्ट में आता है रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको टेक केयर करता है। अब उसको अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाते हैं, तो आप कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो वो क्या करता है, अगर वो बैंक का आरएम है तो वो सबसे पहले चेक करता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में किस किस के पास पैसा रखा हुआ है। जहां उसको लगता है कि मोटा पैसा रखा हुआ है, आइडियल पड़ा है बैंक में, सेविंग में या करंट में, तो इमीडिएटली वो कॉल करता है कि सर आपके अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, क्यों ना हमें मिले और बड़े लुक्रेटिव प्लान आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न देंगे। सर लिक्विडिटी भी देंगे, इंश्योरेंस भी देंगे, आपको बाई बैक भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए कि जो एमफी और सेबी है वो हमेशा लिखती है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। एट द सेम टाइम एक नीचे स्क्रिप्ट चल रही होती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए कि सब कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल कर दिया है कि अगर आपने देखना है कि रिस्क है या नहीं, या सेफ है या नहीं, रिटर्न्स आएंगी कि नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। यानी या तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर एफिशिएंट हो, ऑनेस्ट हो और स्किलफुल हो, एट द सेम टाइम वो आपके लिए भला भी चाहता हो। तो मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में बारिंग एक्सेप्शनल केसेस मेरे ख्याल से 80% के आसपास जो रिलेशनशिप मैनेजर या एडवाइजर हैं वो इतना अच्छे से नहीं बताते। लेकिन कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट और बहुत सही होते हैं, वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं और आपका जो पैसा है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू शेयर मार्केट, तो आदमी सीधा शेयर मार्केट में पहुंच जाता है, तो वो नहीं समझ पाता कि वो म्यूचुअल फंड में आए। तो म्यूचुअल फंड में आने के लिए क्या चाहिए होता है कि या तो आपका एक्सपर्टीज हो, या तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो। वो हर आदमी का बिजनेस है, हर आदमी का अपने सर्विस है, तो इतना टाइम नहीं होता आदमियों के पास। तो उसके लिए क्या है, या तो आप किसी अच्छी ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या किसी अच्छे एडवाइजर को ढूंढें। अब एडवाइजर से मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। पुराना महाभारत सभी ने सुनी हुई है, खासकर हिंदू भाइयों ने। तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें दो टीम थी, एक थे कौरव और एक थे पांडव। कौरवों के पास
बहुत सारे रथ थे, लाखों रथ थे, लाखों सेनाएं थी, और पांडव बेचारे सिर्फ 5 भाई थे। लेकिन जो वॉर थी यानी युद्ध था वो किसने जीता था? पांडवों ने, जबकि वो 5 थे और उन्होंने लाखों सैनिकों और कौरवों को हराया था, जबकि कौरव भी बलशाली थे और वो भी किसी से कम नहीं थे। कर्ण जैसे, दुर्योधन और इतने बलशाली लोग उनके पास थे, लेकिन फिर भी वो क्यों हारे दोस्तों? क्यों हारे? क्योंकि जो पांडव थे उनका एडवाइजर जो था वो था लॉर्ड कृष्णा। तो दोस्तों, एडवाइजर अच्छा था इसीलिए उनकी जीत हुई, और जो कौरव थे उनका उनका एडवाइजर था शकुनी मामा, इसीलिए उनकी हार हुई। तो ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एडवाइजर, योर ऐप, योर रिलेशनशिप मैनेजर कि वो कितना ऑनेस्ट है। आप बीच बीच में चेक करते रहिए अपने एडवाइजर को और रिलेशनशिप मैनेजर को। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे बड़ा रीजन है टारगेट ओरिएंटेड जॉब, जिसको अचीव करने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी सैलरी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिक्स तो मिलता ही है, लेकिन जो वेरिएबल है वो तभी मिलता है जब ये अपना टारगेट अचीव करते हैं, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है, या डेली बेसिस पे उनको गाली गलौज की जाती है। ये रियलिस्टिक इवेंट्स हैं, क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का पार्ट होने की वजह से। तो दोस्तों, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण है कि आपने कई बार देखा होगा कि जी फिक्स्ड स्कीम है म्यूचुअल फंड में, डेट स्कीम है सर, फिक्स है वो नीचे जाता ही नहीं है, उसमें सर आपको एफडीआर से और स्मॉल सेविंग से बेटर रिटर्न मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि जो डेट स्कीम्स होती हैं वो इक्वली रिस्की होती हैं जो कि इक्विटी स्कीम्स होती हैं। इक्विटी मतलब शेयर वाली। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेट अगर आप गूगल करें या डिक्शनरी में देखें तो जो डेट का मतलब होता है उधार, यानी कि वो कंपनियां जिनके जो कि पब्लिक से उधार उठाती हैं। अगर कोई कंपनी घाटे में है या एक्सपेंशन करना है तो वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फ्लोट कर देती है मार्केट में अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए, और अगर वो लॉसेस पूरे नहीं हुए तो वो डिफॉल्ट कर जाती है। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है पब्लिक से तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्लोट कर देती है मार्केट में, ये आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन आप पिछले 2 साल 3 साल में देखिए कितने डेट पेपर्स, कितने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिफॉल्ट करे हैं दोस्तों। यस बैंक हो गया, डीएचएफएल हो गया, सीसीडी हो गया। सीसीडी के ओनर को तो सुसाइड तक करना पड़ता है, ये आप लोग जानते ही हैं। सिंटैक्स हो गया, जोराबत हो गया, इतने सारे पेपर जो है वो डिफॉल्ट कर गए हैं और लोगों का पैसा जो है जीरो हो गया। और यहाँ तक कि कुछ म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसा म्यूचुअल फंड तो बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ इट्स डेट स्कीम्स। तो दोस्तों, डेट में बड़े सोच समझ के जाइएगा। लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिल्ट में कर सकते हैं, या अल्ट्रा शॉर्ट फंड में कर सकते हैं, या जैसा मैंने बोला, मैंने वीडियो बनाई एसटीपी, उसमें एज ए डेस्टिनेशन या पार्किंग स्कीम की तरह आप लिक्विड फंड को अपना पार्ट बना सकते हैं या वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी स्कीम का मतलब ही शेयर स्कीम है। उसमें सिंपल एज दैट रूल है कि अगर वहां पे प्रॉफिट हुआ स्टॉक्स में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वहां लॉस हुआ तो आपको लॉस मिलेगा। लेकिन बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड का कि वहां डाइवर्सिफिकेशन है। एक स्कीम में 40 से लेके 60 तक स्टॉक्स होते हैं जो एक साथ डाउन नहीं होंगे, बारिंग एक्सेप्शनल केसेस जैसा कि अभी मार्केट में करेक्शन हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करिए, मिड एंड स्मॉल में मत करिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट में करेक्शन होता है जैसे अभी हुआ है, तो जब भी मार्केट बाउंस बैक होती है तो सबसे पहले लार्ज कैप्स यानी ब्लू चिप्स जो फंड्स होते हैं वो सपोर्ट देते हैं मार्केट को। तो आपको लार्ज कैप या लार्ज स्टॉक्स जो होंगे वो सबसे पहले सपोर्ट देंगे मार्केट को। रीजन बिहाइंड की उनकी जो फंडामेंटल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो डेट फ्री कंपनीज होती हैं। जब मार्केट चल जाती है तो बारी आती है मिड कैप्स की, और उसके बाद जब मिड कैप्स भी चल पड़ते हैं तो फिर स्मॉल कैप्स भी चलना शुरू होते हैं। जब मार्केट चल रही होती है तो सब दौड़ रहे होते हैं, गधे घोड़े खच्चर अरबी घोड़े सब भाग रहे होते हैं, तो उस समय कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट रन में 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो लार्ज कैप में करें। अगर किसी का 3 से 5 साल का पीरियड है तो वो स्मॉल एंड मिड कैप्स भी ले सकता है।
उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें भी आप जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ मजबूरियां होती हैं फंड मैनेजर की दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वैसे वो बहुत एफिशिएंट होता है, लर्नेड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है और वो 24 घंटे में से 18-20 घंटे तक काम करता है दोस्तों। और उसके बदले में उसको पैकेज भी अच्छा मिलता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा के देनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन होता है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जैसा कि आपको मालूम है कि 47-48 के आसपास म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसको रिटर्न्स कमा के देनी है। तो आप उस पर शक मत कीजिएगा। एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर भी हैं, कुछ लोग बदनाम हुए, कुछ फंड मैनेजर बदनाम हुए, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर जो फंड मैनेजर्स हैं वो अच्छे ही होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशनशिप मैनेजर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके अलावा फंड मैनेजर की एक और मजबूरी है। मान लीजिए कि उसको पता है कि कुछ मार्केट में होने वाला है, मान लीजिए किसी की सेक्टरल फंड है कि ऑटो फंड है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ निगेटिव जाने वाली है, तो वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मेरे फंड में से एग्जिट कर जाइए और मार्केट जो है डाउन होगी और मेरा फंड जो है सबसे ज़्यादा गिरेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। और अगर उसके पास पैसा इनफ्लो आ रहा होता है तो उसको कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए डिफिकल्टीज हो जाती हैं कि वो उस पैसे को कैसे मैनेज करे। तो कभी भी छोटे फंड को मत लीजिएगा जिसका कॉर्पस कम होता है, और बहुत ज़्यादा बड़े कॉर्पस वाले फंड को भी मत लीजिएगा। अगर आप एडवाइजरी देखना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं या पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्किया का वॉर हुआ तो क्या आपने, आपके किसी फंड मैनेजर ने या आपके रिलेशनशिप मैनेजर ने आपको बोला कि सर ऐसे होने वाला है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपका 2 करोड़ का 5 करोड़ बन चुका है, 2 लाख का 5 लाख बन चुका है, और फिर क्या हुआ कि लोग लॉसेस में आ गए, लेकिन जो पुराने हैं वो अभी भी प्रॉफिट में है। तो ये तो थी सारी बातें दोस्तों थ्योरेटिकल। अभी हम ये देखने के लिए कि वेदर म्यूचुअल फंड्स आर राइट और रॉन्ग, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं बनती, वो एफडीआर या स्मॉल सेविंग से बेटर होते हैं कि नहीं होते, उसके लिए प्रैक्टिकली हम देखेंगे। उसके लिए मैंने प्रिपेयर की है एक्सेल शीट। तो अब हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ। तो हमने अभी तक किया था थ्योरेटिकल और अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। क्या ये म्यूचुअल फंड्स के जो सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स, अभी हम सिर्फ 3 कैटेगरी का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि एफडीआर से बेटर रिटर्न दे पाए हैं कि नहीं दे पाए। जैसा कि मैंने बोला कि 1 ईयर से नीचे अगर आपका टाइम होराइजन है 3 महीने या 6 महीने, तो यू मस्ट गो फॉर एफडीआर। और वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर से जो कम रिटर्न्स मिलती है उसमें आप इंजॉय करिए। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और आपका टाइम होराइजन थोड़ा ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ आइए और 5 ईयर 3 ईयर्स के एक आइडियल पीरियड के साथ इस दिमाग से, इस ब्रेन से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो हम यहाँ देखते हैं लार्ज कैप फंड, इसमें क्राइटेरिया जो रखा है हमने उसमें रखा है कि क्रिसिल रैंकिंग होनी चाहिए। क्रिसिल जो है वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जो कि रैंकिंग देती है किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स को। और एयूएम जो होता है, एयूएम जो होता है उसका मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्कीम में कितना कॉर्पस है, कितना पैसा लोगों ने लगाया है। तो ये जो हमने शो किया है ये दोस्तों करोड़्स में है। तो हम बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है उसने दोस्तों रिटर्न दी है 13.86% लास्ट 5 ईयर्स में। मेरा ही एसेट्स ने दी है 12.45%। और जो हिंदुस्तान का सबसे पहला प्योरली इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है यानी कि यूटीआई मास्टर शेयर, उसने रिटर्न दी है 12.13%। कैनरा रोबोको ने दी है 14.31%। निप्पॉन इंडिया ने जनरेट किया है 11.41% रिटर्न्स। तो ये तो थी 5 ईयर्स की रिटर्न जो कि इन एनी केस किसी भी एफडीआर से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स है। अब हम बात करते हैं लास्ट 3 ईयर्स में। लास्ट 3 ईयर्स में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। कैनरा रोबोको ने दिए है लगभग 17% की रिटर्न और यूटीआई मास्टर शेयर ने दिया है 15.14% की रिटर्न। बाकी भी 14 या 12 या 13% यानी कि डबल डिजिट रिटर्न्स देने में कामयाब रहे हैं।
2 साल में भी अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप्स ने इसमें भी काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं। निप्पॉन इंडिया ने दिया है 31.05% और यूटीआई मास्टर शेयर ने दिया है 25.33%। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 1 ईयर में थोड़ा हालात अच्छे नहीं है, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में माइनस रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। तो हम इसको इन्वर्सली भी ले सकते हैं कि जो जितना गिरा है उतना उठ भी सकता है, लेकिन इसमें अधिकतर फंड हैं जो एफडीआर से कम रिटर्न दे सके हैं। तो इसमें सिर्फ एक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हमें नज़र आ रहा है 10.95% की रिटर्न दी है, और बाकी 3%, 4%, 1% पर ही थम गए हैं दोस्तों। तो ये जो हमने देखा ये था लार्ज कैप फंड। और अधिकतर आपको मालूम है कि लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप में ही करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका टाइम होराइजन 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल भी डालने चाहिए। और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन अभी हम मोटा मोटा सिर्फ लार्ज मिड एंड स्मॉल की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में भी क्राइटेरिया दोस्तों कुछ कुछ एक जैसा है कि हमने एक तो क्रिसिल रैंकिंग देखी है, और इसमें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हमने लिया है 500 करोड़ से ऊपर। क्योंकि मिड कैप में कम पैसा होता है तो इसलिए हमने 500 करोड़ ही इसमें क्राइटेरिया रखा है, उससे ऊपर वाले फंड ही हमने लिए हैं, और 500 करोड़ से नीचे वाले फंड्स को हमने कंसीडर नहीं किया है। और इसमें हमने कुछ कंसिस्टेंसी देखी है। तो देखिए क्वांट मिड कैप ने रिटर्न्स जो दिए हैं वो 19.39%, पीजीआईएम ने दिया है 18.20%, एक्सिस मिड कैप ने दिया है 17.29%, और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने दिया है 14.46%, और यूटीआई मिड कैप जनरेट कर सका है 12.40%। अगर हम इस 5 साल के पीरियड में देखेंगे तो इन एनी केस इंडिया की जो एफडीआर के रेट्स हैं उनसे कई गुना इन दोनों ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अगर हम 3 ईयर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही लुक्रेटिव रिटर्न्स है। पीजीआईएम ने 34.52% दिया है, और क्वांट मिड कैप ने 32.68% दिया है, और यूटीआई मिड कैप ने 12.66% दिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स हैं, और ये तो लगभग सारी की सारी 4 टाइम्स 6 टाइम्स तक इन्होंने रिटर्न दिए हैं एज कम्पेयर टू एफडीआर। अब हम 2 ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं दोस्तों। पीजीआईएम इंडिया ने 47.97 लगभग 48% की रिटर्न दिया है, और क्वांट मिड कैप ने 46.94 लगभग 47% की रिटर्न दिया है, और यूटीआई मिड कैप ने दिया है 35.70%। अब हम बात कर लेते हैं 1 ईयर की। आपने देखा होगा कि लार्ज कैप से बेटर मिड कैप फंड के यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, और इसमें जो रिटर्न दिया है वो क्वांट मिड कैप ने दिया है 11.50%, और पीजीआईएम ने दिया है 10.07%, और यूटीआई मिड कैप जो है वो एफडीआर के बराबर रिटर्न दे सका है। बाकी ये इन्वेस्को और एक्सिस मिड कैप इन दोनों ने एफडीआर से भी कम रिटर्न दी है। तो आपने यहाँ देखा कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर जैसे ही हमारा टाइम होराइजन बढ़ता है उसी हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छी होती जाती है। 1 ईयर में रिटर्न इतनी लुक्रेटिव नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि 3 कैटेगरी में बात करेंगे, तो हम अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप में दोस्तों एकदम से डिफरेंट रिटर्न्स हैं, और लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं, बड़ी ही मिथ है, भ्रम है कि भाई स्मॉल कैप्स जो होते हैं वो रिटर्न ज़्यादा नहीं देते। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी क्राइटेरिया वही रखा है हमने कि 500 करोड़ से ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने चाहिए, क्रिसिल रैंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप ने 18.93 दिया है, और कोटक स्मॉल ने 17.08 दिया है, निप्पॉन ने भी 17 दिया है, और दोस्तों इसने आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप ने दिया है 15.29%, और यूनियन स्मॉल ने दिया है 13.81%। ये देखो ये 5 ईयर्स में एफडीआर से 3 क्या 4 टाइम्स तक ज़्यादा रिटर्न्स हैं। अगर हम 3 ईयर्स की बात करें तो वहाँ भी ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। कोटक स्मॉल ने 31% से ज़्यादा की रिटर्न दिया है, और निप्पॉन इंडिया ने 29 से ज़्यादा की रिटर्न्स दी है, और यहाँ आप देखेंगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक की रिटर्न्स हैं।
2 इयर्स में भी अगर हम बात करें तो 2 इयर्स में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं स्मॉल कैप फंड की। 53.60% तक की रिटर्न से आप देख रहे हैं कोटक स्मॉल, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने भी 53% दिया है, और निप्पॉन इंडिया भी 52%, और यूनियन स्मॉल जो है वो लगभग 47%। तो आप देखेंगे 2, 3, 5 में ज़बरदस्त रिटर्न है। और 1 ईयर जो है उसमें भी अगर आप देखें लार्ज और मिड कैप से बेटर रिटर्न दे पाया है स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे 11.70 दिया आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने, और 10.64% दिया निप्पॉन इंडिया ने। एक्सिस स्मॉल ने दिया 8.30, कोटक दे पाया लगभग 7%, और यूनियन स्मॉल दे पाया 5%। तो ये इन एनी केस किसी भी एफडीआर से बेटर है।